भारत के अंदर जो निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब विदाउट मच नॉलेज वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पैसा लूज़ भी हो जाता है। तो इसको देखते हैं हुए हमने स्किल बढ़ाने के लिए ये जो स्टॉक मार्केट कोर्स है, वो आपके लिए लाए हैं। अगर आप कोई स्टॉक को एनालाइज़ करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मतलब जिस चीज़ों में आप पैसा लगा रहे हैं, आप न उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल के साथ आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बेसिकली आपका जो पैसा है, अब देखिए हो सकता है कि किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, किसी के पास थोड़ा पैसा हो। इट डज़न्ट मैटर। अगर आपके पास थोड़ा-सा भी पैसा है, तो अब जब आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हो, तो ताकि आपके पैसे की ग्रोथ हो, ठीक है? मान लीजिए किसी के पास ₹1000 है, ठीक है? अब 1000 अगर आप रखोगे, तो अपने पास चाहे 2 साल तक रखें, चाहे 6 महीने तक रखें, 5 साल तक रखें, 10 साल तक रखें, 20 साल तक या 100 साल तक। 1000 क्या यह अपने आप बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, राइट? तो जब आप 1000 से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे जिसकी पैसे की ग्रोथ होती है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कोई खाने की चीज़ खरीद लेते हैं, कहीं पर जाकर सैंडविच खरीद लिया, चॉकलेट खरीद लिया, तो वो एक खत्म हो गया। आपने पैसे पे किया, वो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, जिससे आपके पैसे की ग्रोथ होती है, उस केस में हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो बगीचे में एक सीड डाला जाता है ना, बीज डाला जाता है, जिससे अल्टीमेटली वो एक बड़ा पौधा बनता है और उससे आपको फल मिलते हैं। तो वही चीज़ है कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कई लोगों को क्या लगता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते ही नहीं हैं, बस डेली बेसिस पर देखना है कि कितने रुपए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब रातों-रात अमीर बनने वाले ख्वाब होते हैं, वो सही नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म तरीका सही नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट को हमें इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना चाहिए, ठीक है? अगर वो कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। तो आई आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो इन्वेस्टमेंट है, वो कई तरीकों के चीज़ों के बारे में हो सकता है, जिसको हमें डिटेल में चर्चा करेंगे। चाहे आपको शेयर्स खरीदने होते हैं, स्टॉक होता है, आपका जो बॉन्ड्स हो गया, रियल एस्टेट, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो, तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यही होता है बेसिकली। कोई अगर चीज़ होती है, जब आप खरीदते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पैसे की ग्रोथ होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर द रीज़न्स फॉर इन्वेस्टिंग, कि आप क्यों इन्वेस्ट करें? ये इम्पोर्टेंट जो है जानना हमारे लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मानो आपको एक तो पहले रीज़न बताया कि अगर आप अपना पैसा रखे हुए हो अपने पास, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और ज़ाहिर-सी बात है, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, अगर आप उससे, कई लोग कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल सोच अगर आप देखोगे, तो फैमिलीज़ में, रिश्तेदारों में हमेशा से यही रही है कि पैसा फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल दो, तो वो सबसे सेफ रहता है। किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में देखो, एसबीआई, पीएनबी, कहीं पर भी, और उससे फिक्स्ड डिपॉज़िट में पैसा डाल दो, कभी वो पैसा डूबेगा नहीं और हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देता ही रहेगा सालाना। लेकिन अगर हम नॉर्मली भी देखें सेविंग्स अकाउंट वगैरह, तो वहाँ पर भी हमको हार्डली 3% साढ़े 3% ही मिलता है। लेकिन क्या ये ठीक है? 3 साढ़े 3% या फिर फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में आप डाल दो, तो मैक्सिमम मान लो तो आपको 5-6% मिल जाएगा, राइट? तो क्या ये रिटर्न इतना काफ़ी है? इतना इनफ़ है? मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन वो यहाँ पर आपको समझना है कि व्हेन यू चूज़ इन्वेस्ट योर मनी, यू आर पुटिंग इंटू इट्स। कई सारे स्टेट हैं, स्टेट में से आप अपना पैसा डाल सकते हैं। जब हम एसेट की बात करते हैं, लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एसेट और लायबिलिटीज़ का मतलब यह होता है कि जो चीज़ें ये आपका है, वो एसेट हो जाता है, और जो क चीज़ें आपका नहीं है, वो लायबिलिटीज़ मान लिया जाता है। मान लो आपके पास किसी से उधार लिया है, ठीक है? ₹1000 लिया है आपने, तो वो आपका लायबिलिटीज़ बन गया। आपको वो पे करना है, चुकाना है। वही अगर मान लो आप 1000 इन्वेस्ट किए हैं, तो वो आपका क्या बन गया? एसेट बन गया। तो कोशिश हम यही करेंगे कि चलिए लाइफ़ के अंदर जो आपका एसेट हमेशा ऊपर है, लायबिलिटीज़ कम से कम रहे। और ऐसा नहीं है, देखो, यहाँ पर कोई लायबिलिटीज़ का को बैड टर्म नहीं दिखाना चाह रही हूँ, या नहीं कह रही हूँ कि लायबिलिटीज़ होना बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। कोई भी, अगर आप बिज़नेस देखोगे ना, दुनिया भर में कोई भी बिज़नेस हो, आपके पास लायबिलिटीज़ रहती ही है। एंड दैट इज़ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लो आपके पास ₹10,000 हैं, और अब आप स्पेंड करते हो 10,000 इस साल अगर आप स्पेंड करते हो ग्रोसरीज़ पे, फूड पे, क्लोथ्स पे, अपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, आपका सैटिस्फैक्शन हो गया। आपको क्या लगता है, जितना सामान आपने इस साल खरीदा उसी 10,000 में, क्या अगले साल भी आप उतना ही सामान खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो ग्रोसरीज़ है, जो आपका कपड़ा है, फूड है वगैरह है,
तो उसके दाम भी बढ़ेंगे। तो मान लो अगले साल अगर आपको उसके लिए एक 11,000 क पे करना पड़ा, तो आपको एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट समझना है कि जो चीज़ आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कम से कम आपका वो इन्फ्लेशन से मैच होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि अगर देश के अंदर 10% इन्फ्लेशन है, जैसे कि इस केस में क्या हुआ कि 10,000 से वही चीज़ का दाम बढ़ गया, तो अब 11,000 हो गया। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपके पास पहले 10,000 थे पिछले साल से, तो कम से कम आपको 11,000 रुपया बन जाना चाहिए, तो आप मैच कर पाओगे इन्फ्लेशन से ना। इसमें कोई भी कोई ऐसा आपका गेन नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी लॉटरी लग गई है, लेकिन हाँ, एट लीस्ट आपका पैसे का वैल्यू कम नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन से क्या होता है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो एट लीस्ट मैं यह कह रही हूँ कि कम से कम आपको तो यह कोशिश करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है, वह तो आप मीट कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात कर रही थी, तो मान लो हमारे देश में इन्फ्लेशन 6% पर है और आपका सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है 3.5-4% तक मैक्सिमम, तो क्या वो आपको मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपको मान लीजिए 10,000 पे सेविंग्स अकाउंट में रखा, अगले साल आपको कितना मिलेगा? वो 10,000 का 10,400 बन जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन माँगता है 10,600, क्योंकि ये 6% इन्फ्लेशन है, तो वो आपका बना ही नहीं है। तो इसलिए क्या आपको क्या हुआ, आपकी रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? तो यह सबसे बड़ा कारण होता है, यह आपको समझना हमेशा आपको यह देखना चाहिए कि कम से कम आपको उतना रिटर्न मिल जाए कि मान लीजिए कि कोई बिज़नेसमैन अगर वह भी 1 करोड़ रुपया डालता है, तो वह कोशिश करता है कि वह 1 करोड़ रुपया डाल रहा है, तो कम से कम वह जो रिटर्न है, उसका 1 साल बाद वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर जाए। तो समझ में आ गया, ये फिक्स्ड डिपॉज़िट में अगर मान लो किसी को पैसा मिलता है 7% पर, ठीक है? तो कोई बिज़नेसमैन है, अगर वो 1 करोड़ बिज़नेस में डाल रहा है, तो कम से कम वो चाहेगा ना कि 7% से ऊपर का रिटर्न उसको मिले। अगर मान लीजिए कि वो मेहनत नहीं करता है बिज़नेस में, पैसा नहीं लगाता है 1 करोड़ रुपया, सिंपली क्या करता है, फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल देता है। तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में डालता है तो 7% का रिटर्न तो वैसे भी उसको मिल रहा था, तो क्या फ़ायदा हुआ उसको पूरा बिज़नेस चलाने का। जब उसको 7% ही रिटर्न मिल रहा है, तो हमेशा ये जो रिटर्न है ना, वो हमेशा कंपैरेटिवली होता है। मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ कि अगेन मैं यह बहुत ही बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। अगेन मैं यह कहूँगी कि मैं अ, आपसे मैं बहुत से लोग एडवांस होंगे, समझते होंगे कि यह बहुत ही आसान है, तो डोंट वॉच इट। मैं उनके लिए यह प्रयास नहीं कर रही हूँ पूरी तरह से, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो लोग सीखने की मंशा रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। देखो, बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब यहाँ पर तो हम कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की किसी भी प्रकार से हो सकता है, बस ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो पैसा आपके पास है, जहाँ आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उस पैसे से क्या आपका मनी ग्रो हो रहा है कि नहीं, यह इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो सबसे सिंपल होता है, जो मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड डिपॉज़िट वगैरह। फिक्स्ड डिपॉज़िट में मतलब आपको एक बार भी पैसा कहीं डाल दिया, उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मान लो 1 साल के बाद आपने डाला, 1 साल के बाद उतना रिटर्न आ जाएगा। 5 साल के लिए डाला, तो 5 साल के लिए मतलब फिक्स्ड है, वो उतना रिटर्न आ ही जाएगा, उतना ही आएगा, ना बेसी आएगा ना कम आएगा, ठीक है? तो ये फिक्स्ड डिपॉज़िट होता है, जब आप बैंक में डाल देते हो पैसा। वैसे ही हम उसी प्रकार से एक और होता है, जिसको हम रिकरिंग डिपॉज़िट कहते हैं। रिकरिंग में क्या होता है, ये फिक्स्ड डिपॉज़िट जैसा ही होता है, आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट का इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो फिक्स्ड डिपॉज़िट में 7% मिल रहा है, वैसे ही रिकरिंग डिपॉज़िट में भी आपको 7% ही मिल रहा है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप हर महीने या हर क्वार्टरली आप अपना पैसा डिपॉज़िट कर सकते हो बैंक में। आप बैंक को कह सकते हो कि मुझे फिक्स्ड डिपॉज़िट की जगह रिकरिंग डिपॉज़िट मिल जाए, तो उन लोगों के लिए फ़ायदा होता है जिनकी रेगुलर सैलरी होती है। जिनको मान लो किसी की सैलरी हर महीने 50,000 आ रही है और उसने डिसाइड किया है कि हर महीने 10,000 सेव करूँगा, तो क्या करेगा कि वो बैंक को कहेगा कि उसके खाते से हर महीने 10,000 काट लेगा। तो हर महीने 10-10 हज़ार का उसका सेव होता जाएगा, तो सिंपल है। ये आपका रिकरिंग डिपॉज़िट है और उसपे आपको कितना मिल रहा है, 7% मिल रहा है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैं डेफ़िनेटली आपको बताना चाहिए, दैट इज़ द बॉन्ड। बॉन्ड अगेन आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत ही सिंपल है, यह भी एक तरह का आपका फ़िक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड कौन जारी करता है? ज़ाहिर-सी बात है, बॉन्ड या तो गवर्नमेंट जारी करती है या तो कोई कंपनी जारी करती है। कंपनी का मतलब जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन लोगों को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर ये लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि हमें 11% का इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन यही लोग बॉन्ड निकालते हैं, तो कई बार बॉन्ड निकालने से क्या होता है कि पब्लिक को बोलेंगे कि देखो हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। द पब्लिक कहेगी अरे बड़ी अच्छी बात है, चलो हम आपका ही बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो पब्लिक को 10% मिल गया, इनको भी सस्ता पड़ा, क्योंकि अगर ये बैंक से लेते हो तो 11% इनको पे करना पड़ता, लेकिन इन्होंने 10% पर जो लिया है, जो पब्लिक को देकर वो दे लिया है, वो इसमें दोनों लोग खुश हैं। यहाँ पर तो यह होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कंपनी जारी करती है, वैसे ही जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड।
गवर्नमेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यह बॉन्ड कभी भी फेल नहीं होता। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी आपकी बॉन्ड जारी किया है, कहा कि 5 साल के लिए हम आपके पैसे दे देंगे और हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। मान लो कंपनी डूब गई, पता चला कि आपको पैसा दिया था उससे तो उस कंपनी को वो पैसा आया ही नहीं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं तो आपको भरोसा होता है कि यह सरकार तो है, सरकार पैसा डुबाएगी ही नहीं। वो होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर ये सबसे सेफेस्ट होता है और आप ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट का एक इस मूलभूत जो नियम है वो यही है कि जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा रिटर्न लेते हैं वो सबसे ज़्यादा उतना ही रिटर्न आता है। जहाँ पर आप रिस्क बहुत ही कम लेते हैं वहाँ पर रिटर्न भी आपका कम ही होता है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में सेफेस्ट होता है इसलिए आपका पैसा भी यहाँ पे डूबता नहीं है। देखो भाई मैंने कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ पर आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। गवर्नमेंट को भी दे रहे हो, कई एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं जैसे ग्रीस एग्ज़ाम्पल। ग्रीस की क्राइसिस हुआ था 2013 आई थिंक 14 में। 13-14 के आस-पास वहाँ पर यही होता है ना कि उन्होंने मना कर दिया था कि ग्रीस की सरकार ने कि हम पैसा नहीं लौटा सकते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली अगर जो देखा गया तो कंपेयर करें कि कंपनी जो बॉन्ड जारी करती है कोई प्राइवेट कंपनी और वही कोई गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो उस केस में गवर्नमेंट वाला बॉन्ड सबसे सेफेस्ट होता है। और इसलिए हो सकता है जैसे गवर्नमेंट आपको हक है कि हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे और कंपनी कह सकती है कि हम आपको 9% या 10% देंगे क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तब यहाँ पर सभी लोग इन्वेस्ट करेंगे। आप रिस्क ले रहे हैं कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, तो वो होता है आपका बॉन्ड। यहाँ पर अगेन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर ये नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है वो आपका म्यूचुअल फंड होता है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि अगेन यहाँ पर म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादातर उन लोगों के लिए नॉलेजेबल होता है जो जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है ना और ना ही उनको लगता है कि रिस्क लेना चाहिए। बहुत तो वो सिंपली क्या करते हैं उनको रिटर्न भी चाहिए लेकिन उनको नॉलेज भी नहीं है उतना। तो उस केस में आप क्या करते हैं कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं जैसे एडलवाइज़ वगैरह। आजकल सार्क इंडिया टैंक में है ना वो एडलवाइज़ के फाउंडर तो वो भी ये है। तो उसी तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड इनफैक्ट कई सारे बैंक्स हैं जो उनका खुद का भी म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कंपनी पब्लिक को वो मदद करते हैं। अगर आप जिसको फाइनेंशियली नॉलेज नहीं है और उनके पास 1 लाख पड़ा है वो कहेगा कि यार 1 लाख रुपए का क्या करूँ? तो ना डायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश तो नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं है कि कौन-सा शेयर लेना है और फिर बॉन्ड में भी कितना बॉन्ड में भी उसको लगता है कि मैं कौन-सी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँ। तो उस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आपको एक म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ पर भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, मैं वो सब आगे की वीडियो में से बताऊँगी। वो सब मैं डिटेल में आगे की वीडियो में बताना चाहूँगी लेकिन म्यूचुअल फंड में कई तरीके के होते हैं। एक तो प्योर जो जैसे स्टॉक वाले होते हैं जिसमें सिर्फ शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट होता है तो वो वाले म्यूचुअल फंड में वो बहुत ही रिस्की होता है लेकिन उसका रिटर्न भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। म्यूचुअल फंड ऐसे स्कीम लाता है जो सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सरकारी बॉन्ड्स कंपनीज के बॉन्ड तो होते ही है पर वहाँ पे पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहता है लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप तो लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड हो गए कई तरीके के होते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू मतलब आई होप आपको ये एकदम सिंपल तरीका समझ में आ गया होगा। आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बस आप अपना पैसा ले जाकर दे देते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पैसा होता है वो बहुत सारे लोग डालते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में तो वो पैसा किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं कि ये स्टॉक में लगाना है, ये शेयर में लगाना है, ट्रेडेड फंड। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि बंडल ऑफ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे म्यूचुअल फंड वाला मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है येस बैंक में पैसा लगाया होता तो आपका पूरा पैसा काफ़ी नीचे आ गया होता। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए अगर आप किसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में निवेश किया है तो जैसे आईडीबीआई बैंक है गोल्ड ईटीएफ हो गया, एक्सेस गोल्ड ईटीएफ हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ स्टॉक्स वगैरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स की बात करिए तो ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। मैं जस्ट आपको यह बताना चाह रही हूँ कि मैं मान लीजिए गोल्ड वाला है तो कई तरह के गोल्ड की स्कीम होती है, ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं उनका आपका पैसा। तो जब ये गोल्ड वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इस ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ने लगता है तो आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट होने लगता है। मतलब यहाँ पर ईटीएफ इसलिए निकाला गया ताकि अगर आपका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाए और आपको म्यूचुअल फंड में ना जाना पड़े, आप सिंपली स्टॉक मार्केट में ईटीएफ में जाकर इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसी को कहा जाता है।
फिर एक और इन्वेस्टमेंट का तरीका है बहुत ही सिंपल, जो ट्रेडिशनल काफ़ी चलता आ रहा है, दैट इज़ द रियल इस्टेट। आपको ज़मीन खरीद लीजिए, फिर कोई बड़े शहर में जाकर आप कहीं फ्लैट खरीद लीजिए, तो समय-समय पर अगर आप उसका वैल्यूएशन होगा। जैसे अयोध्या में क्या हुआ था कि कई लोगों को आभास हो गया था कि भाई यहाँ पे राम मंदिर बनेगा। जिनके पास पहले से ज़मीन था, वो जैसे ही राम मंदिर का जजमेंट आया था 2019 में शायद, मुझे याद है, तो जैसे ही जजमेंट आया था, तो अगेन वहाँ पर लगा कि बहुत ही टूरिज़्म बढ़ने वाला है, मंदिर बनेगा। तो उसकी वजह से आस-पास की ज़मीनों के दाम बढ़ गए थे। तो फिर इसलिए तथा वो भी कोई जान-पहचान कोई पहचान सकता है ना कि कोई इसमें तो बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं रियल एस्टेट में, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरीके का फिक्स एसेट, बहुत ही मतलब आप कोई ज़मीन खरीद लो। कोई ज़मीन जैसे स्टॉक्स वगैरह है, तो क्या है, आप आज खरीदो 2 मिनट के बाद बेच दो, बड़ा सिंपल है, राइट? लेकिन रियल एस्टेट ज़मीन में क्या आप 2-2 मिनट में आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो? नहीं कर पाओगे, राइट? तो काफ़ी समय माँगता है, या तो इसलिए क्या है कि इसी प्रकार का आजकल, अगर जिन लोगों के पास समय नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे स्टॉक्स वगैरह होते हैं, उसी प्रकार का ये भी होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, जो कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ये लोग निवेश करते हैं। तो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर हिस्सा मिल जाएगा। मतलब कोई रियल एस्टेट हिस्सा नहीं मिलता है, कोई ज़मीन नहीं मिलती आपको, लेकिन हाँ, यह स्कीम में आप पूरा रियल एस्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो अ, ओ जहाँ-जहाँ पर निवेश करेंगे, वहाँ-वहाँ आपकी वैल्यूएशन जिन-जिन जगहों पर बढ़ेगी, उनके हिसाब से जो स्टॉक्स वाला है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसकी भी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। तो रियल एस्टेट में भी आजकल इस तरह लोग निवेश करने लग गए हैं। तो और फाइनली यहाँ पर देखा गया कि ये एक और चीज़ होता है, दैट इज़ जिसको कहते हैं हम कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का क्या मतलब होता है, सिंपली कोई भी आप ले लो कमोडिटीज़, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर या फिर ऑयल वगैरह की हम बात करें, तो कच्चा तेल क्रूड ऑयल हो गया, या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है? तो कई प्रकार के कमोडिटीज़ होते हैं, जो जैसे लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कमोडिटीज़ होती है। गोल्ड और सिल्वर अलग-अलग से एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि वहाँ पर तेज़ी होगी, अगर आपको लगता है, जैसे मुझे याद है कि कोविड के समय में क्या हुआ था कि अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही नीचे चले गए थे। इनफैक्ट ये हालत हो गई थी कि कोविड के समय इतना ज़्यादा नीचे हो गया था कि सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, खरीदने वाला कोई नहीं था। तो उस समय अगर किसी ने क्रूड ऑयल वगैरह का ऑयल खरीदा होता, तो कमोडिटी, तो आप सोचिए कितना बड़ा जंप आ सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ना है, तो क्रूड ऑयल का भी कभी ना कभी दाम, ऐसा तो नहीं था कि दुनिया ही खत्म होने वाली थी। लेकिन उसी तरह के जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो कमोडिटीज़ वाला होता है, गोल्ड, सिल्वर वगैरह है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। और आजकल वो भी कई तरीके के आने लगे हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड वगैरह सरकार जारी करने लग गई है, ठीक है? ख़ैर, जो भी हम धीरे-धीरे करके आगे बताएँगे, बट आई होप यहाँ तक का आपका हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो इसका जो तरीका है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह, यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।